शिक्षा मानव जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में शामिल है। मानव के विकास में शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षित व्यक्ति एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। ये सारी बातें हम सुनते आए हैं, पर विंध्य में शिक्षा की क्या स्थिति है, उसमें कितने सुधार की जरूरत है, कैसे शिक्षा का स्तर सुधरेगा, कैसे बेहतर होगी शिक्षा प्रणाली, इन सभी पहलुओं में हम चर्चा करेंगे। अपना पंचेसौ में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं अमित गौतम जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शैक्षणिक गतिविधियां और समाज में जो समस्याएं हैं उनमें लगातार नजर रखते हैं। अमित जी, स्वागत है आपका अपना पंचेसौ में। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ उर्वशी मिश्रा जुड़ चुकी हैं। आप रिपोर्टर हैं और आपने शिक्षा व्यवस्था जो है विंध्य क्षेत्र की, उसमें रिपोर्ट तैयार की है। क्षेत्र में लगातार दौरे किए हैं आपने, शिक्षा की जो स्थिति है उसमें आपने भी नजर रखी है। उर्वशी जी के साथ हम बात करेंगे शो में। उर्वशी जी, स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं अमित जी के साथ। अमित जी, जो शिक्षा व्यवस्था है विंध्य क्षेत्र की, यदि हम बात करें रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, यहाँ कैसे देखते हैं आप शिक्षा के स्तर को? जो सरकारी तंत्र है, जो शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अखंड भैया, शिक्षा एक तो विंध्य की नहीं, पूरे भारत की एक शिक्षा होनी चाहिए। मैं इस पे भरोसा रखता हूँ कि पूरे भारत में एक तरह का पाठ्यक्रम और एक तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। क्या है, हर स्टेट में अलग अलग, जैसे आपने अभी विंध्य को कहा, इसी तरह महाराष्ट्र में अलग, कर्नाटका में अलग, चेन्नई में अलग, तमिलनाडु में अलग, इधर आप मिजोरम में अलग, असम में अलग, राजस्थान में अलग, कश्मीर में इवन अलग। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था अगर चलेगी तो कहीं ना कहीं विखंडन की स्थिति होगी। तो सबसे पहली बात तो एक देश एक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, तो जिससे शिक्षा में क्षेत्रवाद ना आए, है ना। सबसे पहले तो हमें इसको खत्म करना चाहिए। अगर हम एक जैसी शिक्षा प्रणाली लाएंगे, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लाएंगे, तो हमारे देश में जो विकास होगा वो एक साथ एक जैसा होगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं एक ये प्रॉब्लम तो है, जैसे स्टेट बोर्ड्स चल रहे हैं और स्टेट बोर्ड के बाद भी न जाने कितने तरह की व्यवस्थाएं, कितने तरह का पाठ्यक्रम, कितने तरह के पब्लिकेशंस, जो अलग अलग टाइप की बुक्स और पब्लिकेशंस लाते हैं, और उसमें हमारे यहाँ का स्टूडेंट जो दिल्ली के स्टूडेंट से कॉम्पीट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी बुक्स की कैटेगरीज अलग होती है, उनका सिलेबस अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ के बच्चों को फेस करनी पड़ती है। बेसिक प्रॉब्लम है जो आपने कहा कि विंध्य क्षेत्र में ये प्रॉब्लम तो है। दूसरा लैंग्वेज का इश्यू है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे यहाँ के अधिकतम जो अधिकांश विद्यालय हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो जो बेसिक एजुकेशन बच्चे को होनी चाहिए, मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करूं कि प्रकाश संश्लेषण अगर आप बच्चे को हिंदी में समझाते हैं, किसी बच्चे को 7-8 साल के बच्चे को हिंदी में समझाते हैं कि बेटा ऐसा होता है, पौधे अपना भोजन ऐसा बनाते हैं, तो उसकी समझ में आ जाता है। लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इंग्लिश में सुनता है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होती है और याद करने में इशू होता है, और वो बच्चा याद नहीं कर पाता है। और मैं याद कर भी लेता है, मान लीजिए याद तो कर नहीं पाता है, और अगर उसने रट के याद भी कर लिया तो समझ नहीं पाता है कि मैंने सीखा क्या। तो प्रॉब्लम ये है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी एजुकेशन दी जाए वो इस तरह से दी जाए कि बच्चे को बेसिक समझ में आना चाहिए, और यहाँ से ये नींव कमजोर होती है, और यही बच्चा 9th और 10th में पहुंचता है तो इसकी विरक्त हो जाता है, ये मतलब इसका इंटरेस्ट पढ़ने से खत्म हो जाता है। और जब वो इंटरेस्ट पढ़ने से खत्म हो जाता है तो वो अलग गतिविधियों में चला जाता है और उसका रिजल्ट खराब होता है। देन वो 12th में पहुंचता है किसी तरह, फिर हायर एजुकेशन लेता है और उसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब उसने बीएससी कर लिया, बीए कर लिया, बी कर लिया, इवन बी कर लिया, और उसको आप एरिया निकालने के लिए बोल दीजिए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं समाज में जिनको एरिया निकालना नहीं आता, पेरीमीटर निकालना नहीं आता, एक कमरे में कितनी टाइल्स लगानी है आप इसका मेजरमेंट करने के लिए बोल दीजिए। तो जनरल बहुत सारे बच्चे हैं, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर 60 to 70% ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो इन चीजों को नहीं बता पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा की जो व्यवस्था है, जैसे हम
बच्चों को चला रहे हैं, वहां ये प्रॉब्लम है। जबकि ये 6th-7th में ये क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स की 6th-7th की बुक्स में आप देखें तो ये क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों ने उसको याद कर लिया है, बच्चों ने उसको लर्न कर लिया है, वो बच्चा सॉल्व कर देता है, 80% लेके आ जाता है, 80 मार्क्स लेके आता है मैथ्स में। जब आप क्वेश्चन के नंबर्स को चेंज कर दें, क्वेश्चन सेम पूछिए, आप डिजिट्स चेंज कर दीजिए, तो बच्चा उस आंसर को देने में असमर्थ हो जाता है। ये स्थिति है। तो इसलिए कहने का मेरा मतलब ये है कि बच्चों की एक तो पढ़ाई की भाषा, जिस भाषा को वो ढंग से समझ पा रहा है, उस भाषा में ही उसको दिया जाना चाहिए, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि एक देश एक पाठ्यक्रम हो जाए, और उस पाठ्यक्रम की भाषा, जो भाषा वो बच्चा समझ पा रहा है, उस भाषा में होना चाहिए। जी, अमित जी ने बात रखी है और इसमें सुझाव भी दिए हैं उन्होंने, और जो स्थिति है उसको भी बताया है। उर्वशी जी के पास चलेंगे। उर्वशी जी, आप क्षेत्र में रही, आपने रिपोर्ट तैयार की है, जो इस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था है उसको आपने कैसे देखा है और क्या कुछ निकल के आया है क्षेत्र से? जी, जैसे कि अब हम बात करते हैं कि मेक इन इंडिया का दौर चल रहा है, डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है, लेकिन विंध्य क्षेत्र के ऐसे स्कूलों को मैंने देखा कि जो उसका एटमॉस्फेयर है, कहते हैं कि पढ़ने का मन भी तभी लगता है जब वहाँ की व्यवस्था हो। ऐसे घरों को देखा है, उन्हें मैं घर ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ऐसी बिल्डिंगें देखी हैं स्कूल की जो पूरी तरह से उधड़ी हुई हैं। नाम के लिए कमरे के एक मकान जितना स्कूल दे दिया गया है। उस स्कूल में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे बैठे हुए हैं, एक साथ एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। पहली लाइन में पहली क्लास के बच्चे और 5वीं लाइन में 5वीं क्लास के बच्चे। तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था का लेवल आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से कि पहली का बच्चा क्या पढ़ रहा है और 5वीं कक्षा का बच्चा क्या पढ़ रहा है। और अगर टीचरों की बात करें, ये तो बिल्डिंग की बात हो गई, टीचरों की बात करें तो एक स्कूल में एक शिक्षक, वो भी घूमते हुए नजर आए। और अगर गलती से अतिथि शिक्षक हमें मिल भी गए तो वो बच्चों के साथ बाहर बैठे हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जहां पर कमरे आप नहीं दे पा रहे हैं, आप टीचर नहीं दे पा रहे हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, तो उस शिक्षा के लेवल को किस तरह से आंका जाएगा। क्षेत्र में ऐसी हालात है। हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया के दौर में अब डिजिटली बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। सरकारी स्कूलों में भी अब डिजिटल बोर्ड लाए जा रहे हैं कि बच्चों को उससे पढ़ाई करवाई जाए। लेकिन यहाँ जब जमीनी स्तर पर हम जाकर देखते हैं तो वहां हमें क्या नजर आता है? डिजिटल बोर्ड तो छोड़ दीजिए, वहां जो बोर्ड ब्लैक एंड व्हाइट जो भी बोर्ड लगे होते हैं वो भी उधड़े हुए हैं। बच्चे कैसे उन पे पढ़ रहे हैं? हमारी जो एजुकेशन की स्टोरी थी इसी पे पूरी बेस्ड थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो शहरों में की हालत थोड़ी सुधरी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जब देखा गया तो जमीनी हकीकत जब हमने देखी कि डिजिटल बोर्ड की बात की जाती है, बच्चों को खिलौनों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन मध्याह्न भोजन तो सिर्फ दीवालों पर सजकर रह गए हैं, मध्याह्न भोजन भी उन्हें नहीं मिल पाता। इस तरह की चीजें सामने आई। वहीं दूसरे लेवल पे अगर बात करें, जिस तरह से अमित जी ने अभी लैंग्वेज पे बात की और बच्चों की जो शिक्षा का जो स्तर है उस पे बात की कि एक बच्चा लर्न कर लेता है लेकिन डिजिट चेंज करने के बाद वो उसे सॉल्व नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ी चीज तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वातावरण देना होगा बच्चों को कि उनका पढ़ने में मन लगे, वो पढ़ें, ना कि वो इस डर से पढ़ें कि उनके माता पिता उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो सवालों को रट के जाके अपने एग्जाम में लिख रहे हैं। वो इसलिए पढ़े क्योंकि उन्हें पढ़ना अच्छा लगे। पढ़ना कब अच्छा लगेगा? जब उन्हें वो वातावरण मिलेगा, उनके घर में भी वो वातावरण रहेगा। अभिभावकों को भी ध्यान देने की जरूरत है। और अगर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो सबसे पहले तो उनका भी कर्तव्य है कि वो जाकर देखें कैसे स्कूल में भेज रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर क्या वर्क दे रहे हैं और बच्चे घर आकर क्या कर रहे हैं। जैसे कि हम खुद देखते हैं कि जब हम अपने घर में कोई काम करने बैठते हैं और अगर वो वातावरण नहीं मिल पाता तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो वातावरण तो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक विद्यालय का भी, टीचरों का जो एक कंफर्ट होता है कि वो बच्चों को दें, बच्चों से पूछें, उनका जो वर्क उन्हें दिया जाए उससे वो पूछें। ये सारी बातें निकलकर सामने आती हैं कि कुछ चीजों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्रामीण स्तर पर सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां पर सिर्फ 1 या 2 कमरे उपलब्ध करवाए गए हैं पहली से लेकर 5वीं तक, पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए। तो इन सब चीजों पे ध्यान देने की काफी जरूरत है।
उर्वशी जी ने चित्र की बात बताई है, जो उन्होंने देखा है, जो अनुभव किया, वो बातें उन्होंने बताई। एक बार फिर हम चलेंगे उर्वशी जी के पास। इस बीच चर्चा हो रही है शिक्षा व्यवस्था की, विंध्य क्षेत्र शामिल है उसमें। जैसामित जी ने कहा है कि जिस भी क्षेत्र के हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर कैसे सुधरना चाहिए, और ये शिक्षा का स्तर जो है आपका वो बेहतर है तो भी आप हमें बता सकते हैं, बेहतर नहीं है तो भी बता सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके विचार क्या है, आपके सुझाव क्या है, आपके प्रश्न क्या है, हम उन्हें अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। शिक्षा से जुड़ा एक विशेष कार्यक्रम अपना पंचसो में हुआ, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में आप उसे देख सकते हैं, रिपोर्ट भी उसमें है, उसे भी आप देख सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे सुधार हो सकता है, कैसे समाधान हो सकता है, इस पे केंद्रित चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे साथ अमित जी हैं, उर्वशी जी हैं, अपनी बात लगातार रख रहे हैं। जो दर्शक देख रहे हैं वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखेंगे। इस बीच जो उर्वशी जी ने बताया है कि स्थिति ऐसी है कि एक कमरे में पहले से 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं कमरे नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, इतने सारे दावे हुए हैं, किसी के भी द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हों, और कागजों में योजनाएं बहुत हैं, योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल में क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। इसमें कितनी भागीदारी अधिकारी कर्मचारियों की है, कितनी भागीदारी जनता की है, कितनी भागीदारी अभिभावकों की है, वो सब कुछ देखना है। उन सभी पहलुओं में हमें देखना होगा, क्योंकि एक अवधारणा आई स्कूल शिक्षा में, पालक शिक्षक संघ की बनाकर सरकार ने ऐसी शुरुआत की कि जो अभिभावक हैं वो जुड़े, वो भी जाएं, उसमें बात करें। लेकिन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे हमारा कहना है कि आप कितने बार, जैसे उर्वशी जी ने कहा है, आप कितने बार जाते हैं जहां बच्चा पढ़ रहा है वहां पता करने कि वो कैसी पढ़ाई पढ़ रहा है, कैसी शिक्षा ले रहा है। सरकार ने प्रोत्साहन के लिए मध्याह्न भोजन की शुरुआत की। मध्याह्न भोजन की जो शुरुआत हुई वो प्रोत्साहन के लिए हुई। जो गरीब वर्ग का बच्चा है वो यदि विद्यालय आ जाता है तो वहां से, घर से अपने खाने के लिए कुछ नहीं ला पाता है, तो उसका शारीरिक विकास कैसे होगा, वो कमजोर होगा। तो मध्याह्न भोजन इसके तहत शुरू किया गया। लेकिन मध्याह्न भोजन कैसे चल रहा है, कितना मिल रहा है, ये सब कुछ देखना होगा। जो अभिभावक है उन्हें देखना होगा, जो जिम्मेदार नागरिक है उन्हें देखना होगा, जो जनप्रतिनिधि है उन्हें देखना होगा, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों। ये बात किसी राजनीतिक उद्देश्य की नहीं है, किसी पार्टीगत बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जनता के, और जो जनता के सवाल हैं उन पे बात हो रही है। अमित जी, जो ये स्थिति है, कम शिक्षक उपलब्ध होना और उसके बाद बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें अभिभावक की जिम्मेदारी, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कितने यहाँ शिक्षक जिम्मेदार हैं, कितने अभिभावक जिम्मेदार हैं? देखिए अखंड भैया, ना तो शिक्षक जिम्मेदार है ना अभिभावक जिम्मेदार है। उर्वशी जी ने कहा कि कमरे नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक बात है, मैं इनकी बात से सहमत हूं, पर थोड़ी सी असहमति मैं जताऊंगा कि जब हमारे देश में थोड़ा और पीछे हम चले जाएं, जब लोग बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे, तो क्या शिक्षा नहीं मिलती थी? जब हमारे यहाँ भोजन स्कूलों में नहीं मिलता था, तो क्या शिक्षा नहीं मिलती थी? मिलती थी, और शायद आज से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती थी, और आज की शिक्षा से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती थी। तो कमरे तो ठीक है, कमरे होने चाहिए, बेंचेस होनी चाहिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की बात कर रहे हैं। हम कॉम्पिटिट करना चाहते हैं अमेरिका के बच्चों से, हम कॉम्पिटिट करना चाहते हैं ब्रिटेन के बच्चों से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। उर्वशी जी की बात सही है, लेकिन इसमें दोषी कौन है? इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की थी। प्रशासन ने शिक्षक देने चाहिए थे, प्रशासन को कमरे देने चाहिए थे, प्रशासन को ब्लैक बोर्ड देने चाहिए थे, प्रशासन को बेंचेस देनी चाहिए थे जहां बच्चा समुचित व्यवस्था में बैठ सके, प्रशासन को पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी जहां बच्चा पानी पी सके। ठीक है, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए थी। मैं इससे असहमत हूँ। क्या होता है कि जो मध्याह्न भोजन है, हमारा शिक्षक उसी व्यवस्था में लगा रहता है कि खाना क्या बन रहा है, खाना क्या नहीं बन रहा है, या गेहूं क्या आया हुआ है, या चावल क्या आया हुआ है, इसको बेचने से कितने पैसे मिल जाएंगे। तो हमारा शिक्षक इन कामों में लग गया है। शिक्षक एक ऐसा काम है जिस काम में सम्मान मिलना चाहिए था, और मेरे हिसाब से आप देखिए हमारे देश की, आप किसी स्कूल में चले जाएं, उर्वशी जी जाती हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जाते होंगे, फील्ड में घूमते हैं, आप किसी कक्षा में जाके
क्लास में खड़े होके 9th-10th का बच्चा हो, जो थोड़ा समझदार हो गया हो, जो दुनियादारी समझता हो, जो समाज को समझता हो, उससे आप पूछिए कि कितने बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं। मेरे हिसाब से उसमें से 10-20% बच्चे हाथ उठाएंगे। उसका कारण क्या है? शिक्षक लोग मजबूरी में बन रहे हैं। ये बहुत नोट करने वाली बात है, अंडरलाइन करने वाली बात है कि आप आज पूछिए डॉक्टर कितने बच्चे बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है 70% बच्चे हाथ उठा देंगे। 30% बच्चे इंजीनियर बनने के लिए हाथ उठा देंगे। 10-20% बच्चे आईएएस बनने के लिए भी उठा सकते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए भी हाथ उठा सकते हैं। लेकिन शिक्षक बनने के लिए आप हैंड रेस कराएं तो मुझे लगता है कि 5 से 10% बच्चे सहमत होंगे कि मुझे शिक्षक बनना है, या अपनी चाह से शिक्षक बनना चाहते होंगे। तो ये रेशियो कम क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में शिक्षक का वो स्थान जो है वो नहीं है, या है तो आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है शिक्षक। तो इसलिए हमारे पेरेंट्स भी शिक्षक नहीं बनाना चाहते। आप किसी पेरेंट्स से पूछिए कि आपको शिक्षक बनाना है अपने बच्चे को, बिल्कुल नहीं बोलेगा कि नहीं, हमारे बच्चे को आईएएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि शिक्षक बन के ये मर्सिडीज नहीं खरीद पाएगा, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मर्सिडीज खरीदे, 5 स्टार घर में रहे। तो 5 स्टार रेटिंग का घर उसको कब बनेगा? जब वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, मरीजों की जेब काटेगा, आईएएस बनेगा, व्यवस्था से पैसे लाएगा। तो शिक्षक किस व्यवस्था से पैसा लाएगा? तो शिक्षक बनता है व्यक्ति मजबूरी में। बीएड आज, अब बीएड के लिए संस्थान खोल दिए प्रशासन ने, खूब सारे संस्थान, लेकिन आप देखें वो थैलों में चल रहे हैं अखंड भैया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कैसे ये शिक्षक बनते हैं। बच्चा पंजाब में है, बच्चा राजस्थान में है, यहाँ बीएड में उसका एडमिशन है, इंटर्नशिप हो गई उसकी। इंटर्नशिप का कोई भी मापदंड नहीं है, केवल एक सर्टिफिकेट लेके वो जाता है कि 3 महीने वहां पढ़ाया है। आप उससे पूछिए, आप उस बच्चे से पूछिए, उस महिला से पूछिए, उस पुरुष से पूछिए कि क्या उसने एक भी दिन क्लास जाके अटेंड की है बीएड कॉलेज में। कैसे आप मान लीजिए कि अच्छे शिक्षक हमारे देश को मिलेंगे? अब आप भूल जाइए, जब तक इन व्यवस्थाओं को चेंज नहीं किया जाएगा। तो हमने तो कोर चेंज में गलती की है, तो अभिभावकों की भी गलती नहीं मानता मैं उन बच्चों की भी गलती नहीं मानता जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं या उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, प्रशासन से चूक हुई है, और प्रशासन ने चूक इतनी बड़ी चूक कर दी है, और इस चूक का व्यवस्था जो है हम लोगों ने ही बना के रखी है। क्योंकि देखिए, आप ये कॉलेजेस देखेंगे, ये कॉलेज किनके हैं? ये जो बीएड कॉलेज चला रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, एनएम चला रहे हैं, जीएनएम चला रहे हैं, जो भी इस टाइप के कॉलेजेस चला रहे हैं वो कौन चला रहा है? या तो कोई राजनीति चला रहा है, या तो कोई ऐसा उद्योगपति चला रहा है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसको सीएसआर का फंड लेना है, या सीएसआर का फंड बचाना है, अपने यहाँ का इनकम टैक्स में रिबेट लेनी है, वो इस टाइप के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। आप देखिए, बीएड कॉलेज में आप प्राइवेट बीएड कॉलेज, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में आप चले जाइए, देखिए ना इवन बिंद के जबलपुर चले जाइए, आप इंदौर चले जाइए, आप भोपाल चले जाइए, आप किसी भी जगह चले जाइए, मुझे नहीं लगता कहीं भी प्रॉपर क्लासेस चल रही। बीएड की क्लासेस तो कभी प्रॉपर चलती नहीं, और उनके जब बीएड की क्लासेस प्रॉपर नहीं चलती, आप कैसे मान सकते हैं कि वो बच्चा जो बीएड करके आज वो टीचिंग करने जा रहा है, उसको टीचिंग एड्स जो होते हैं, टीचिंग के जो गैजेट्स होते हैं, उसका नॉलेज होगा? कैसे हम मान लें कि उसको ये मालूम है कि ब्लैक बोर्ड का क्या यूज है? नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि इस बोर्ड का, जो हमारे क्लासेस में बोर्ड्स लगे हुए हैं, उनका क्या यूज है। जो चार्ट बनते हैं, हम चार्ट बच्चों से क्यों बनवा रहे हैं, उसको नहीं मालूम उसका यूज क्या है। तो अब वो क्या है, वो समाज की व्यवस्था को देख के आया है, अब उसको भी चोरी करनी है। तो एक शिक्षक क्या चुराएगा? शिक्षक अपना समय चुराता है। उर्वशी जी ने कहा क्लास लगी हुई थी, टीचर इधर उधर टहलते हुए मिले। क्यों टहल रहा है वो? समय चुरा रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यवस्था में कोई चीज चुराने के लिए नहीं मिली। अब उसको मलाल है, वो मर्सिडीज नहीं खरीद पाया, बीएमडब्ल्यू नहीं खरीद पाया, 5 स्टार घर नहीं बना पाया, तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं चोरी तो करेगा।
क्यों? क्योंकि उसके व्यवस्था को देख के आया है कि चोरी करना है। आज आप देखिए, लोग रोजगार की बात करते हैं, किसी भी तरह का आप क्रिएटिवनेस बच्चों के अंदर नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिएटिवनेस हमारे टीचर में नहीं है, हमारा टीचर क्रिएटिव नहीं है। जब हमारा टीचर क्रिएटिव नहीं है तो हम बच्चों से कैसे अपेक्षा करें कि हमारा बच्चा क्रिएटिव निकलेगा? तो कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं में प्रॉब्लम है। जिस दिन डॉक्टर से ज्यादा अर्निंग टीचर की हो जाएगी, ये अंडरलाइन करिएगा इस बात को। जिस दिन टीचर की अर्निंग, एक शिक्षक जो है एक डॉक्टर से ज्यादा कमाने लगेगा, उस दिन आपके पास का 50% बच्चा भी अगर टीचर बनना चाहेगा, उसके अंदर इच्छा होगी कि नहीं, समाज में टीचर है। उस दिन आप देखिएगा कि बच्चा भी क्रिएटिव हो जाएगा, टीचर भी क्रिएटिव हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी हो जाएगा। जी, अमित जी ने आज बात रखी है और उन्होंने कई पहलू बताए हैं, जो भी पहलू हो सकते हैं उन्होंने बताए हैं। जो दर्शक देख रहे हैं वो भी अपने पहलू बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखकर। ये सभी शिक्षकों के लिए जो बातें हो रही हैं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बात हो रही है, जो अभिभावकों के लिए बात हो रही है, जो प्रशासन के लिए बात हो रही है, ये उन जगहों के लिए बात जहां स्तर ठीक नहीं है। जहां स्तर सही है वहां की तारीफ भी होती है, लेकिन स्थिति जो औसत में आप निकालेंगे तो स्थिति खराब है। यदि स्थिति खराब नहीं होती तो शिक्षा के लिए विंध्य से पलायन नहीं होता, विंध्य से रोजगार के लिए पलायन होता है, विंध्य से शिक्षा के लिए भी पलायन होता है। और इस पलायन के स्तर को आप ऐसे देख सकते हैं कि गांव का व्यक्ति शहर आ रहा है पलायन करके अपने शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए। गांव में खेती किसानी सब वहां है और वहां से व्यक्ति यहाँ किराए का घर लेके शिक्षा की व्यवस्था बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ रह रहा है। रीवा में रहने वाला व्यक्ति अन्य शहर में पलायन कर रहा है। हर व्यक्ति पलायन कर रहा है। उसको जो स्तर है उस स्तर से वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो अगले स्तर में जाना चाहता है, बेहतर स्थिति खोजना चाहता है। लेकिन वो स्थिति कैसे सुधरे, ये एक बार सोचना होगा, विचार करना होगा। क्योंकि जो धनराशि है, जो आपके टैक्स का पैसा है, वो तो खर्च हो रहा है, वो अलग अलग योजनाओं के नाम से अलग अलग तरीकों से खर्च हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, उनकी स्थिति बेहतर नहीं हो पा रही है। ये अपना पंचे सो जो हम कर रहे हैं, जो ये चर्चा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि जिस भी पार्टी के लोग, जिस भी दल के लोग सत्ता में आए, मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, तो वो इन बातों में ध्यान दें कि आज हम इतने वर्षों बाद भी शिक्षा स्वास्थ्य और गरीबी रोजगार पे बात कर रहे हैं। क्या स्थिति है क्षेत्र की, उसमें विचार करना होगा, सोचना होगा। कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। अमित जी ने अपनी बातें रखी हैं, बेहतर से रखी हैं। एक बात निकल के आती है कि शासन ने जो ये बीएड की व्यवस्था जोड़ी शिक्षकों के स्तर सुधारने के लिए, तो बीएड का हाल उन्होंने बताया कैसे बीएड भी हो जाता है। लेकिन जो परीक्षा शासन ले रही है, जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं, वो तो ऐसा बताया जाता है कि उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो बड़े रहते हैं और बेहतर जो ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो आते हैं। तो यहाँ एक पहलू यही निकलता है, ज्ञान होने के बाद भी बच्चों को ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है। अमित जी के पास आएंगे इसका जवाब लेने। हम ज्ञान होने के बाद भी बच्चों को ज्ञान नहीं मिल पा रहे। यदि आप इतनी बड़ी परीक्षाएं निकाल के आ रहे हैं, तो यदि वो बच्चा बेहतर नहीं निकलेगा तो उस परीक्षा में भी प्रश्न उठेगा कि कैसे परीक्षा हुई है। और अमित जी ने एक बात कही है कि शिक्षक कोई नहीं बनना चाहता है। जब बच्चा पढ़ता है तो उसको सपने दिखाए जाते हैं अभिभावकों द्वारा भी, और वो खुद भी जब उससे पूछा जाए, हमें याद आते हैं अपने भी पढ़ने के दिन, तो उस वक्त भी लोग डॉक्टर इंजीनियर और अलग अलग बातें करते थे कि हमें प्रशासनिक अधिकारी बनना है। लेकिन शिक्षक बनने की बातें करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं कि शिक्षक बनना है। वो एक बात और अमित जी ने कही कि थक हार के जब कुछ नहीं मिलता तो लोग शिक्षक बनने चल देते हैं कि अब हमें शिक्षक बन जाना है, अब हमें एक कोई सिक्योर जोन अपना खोजना है और वहां चले जाना है। तो ये जो प्रश्न है, ये बातें निकल आ रही है, इसमें दर्शकों को सोचना होगा, जो जिम्मेदार नागरिक है उन्हें सोचना होगा, जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि यदि उस स्तर को सुधार दिया जाए, उस व्यवस्था को सुधार दिया जाए, तो अनेक समस्याओं का हल हो सकता है। व्यक्ति अपने लिए खुद सोच सकता है और कोई रास्ते खोज सकता है। उर्वशी जी, इस बीच जो स्थिति रही है, जो अभी चर्चा हुई है, उसमें लोगों का क्या कहना है? आपने अभिभावकों से भी बात की है, लोगों से भी बात की है कि वो किसी तरह यदि बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए,
तो उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो उनको क्या कुछ लगता है और उनका क्या कहना था आपसे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, ये प्रश्न को मैं थोड़ी देर में मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरे भारत देश में, अपने देश में पूरे 10 लाख शिक्षकों की कमी देखी गई है और हमारे मध्य प्रदेश में 80,000 पोस्ट खाली है। वर्ग 1, वर्ग 2 सभी पोस्ट मिलाकर 80,000 से ज्यादा कुछ संख्या में पोस्ट खाली है टीचर की। यहाँ पर लोग एग्जाम भी दे रहे हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, परीक्षा देते हैं संविदा की, लेकिन पोस्ट नहीं निकल रही है। तो एक सवाल तो ये उठता है कि पोस्ट क्यों नहीं निकल रही है अगर पद खाली है। इसी बीच अब सॉल्यूशन एक सरकार ने निकाला है, मतलब कि मध्य प्रदेश में ये सॉल्यूशन निकाला गया है कि मर्ज किया जाए, स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए। मर्ज का मतलब है कि उस स्कीम का नाम है एक शाला एक परिसर, यानी कि कुछ किलोमीटर के दायरे में जो स्कूलें आ रही हैं, शिक्षकों की कमी की वजह से उन्हें एक साथ मर्ज करके संचालित किया जाए। आपको मैं बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में 2621 ऐसी स्कूलें हैं जहां शिक्षक नहीं है। ये पूरे मध्य प्रदेश का डाटा है। और प्रदेश के 47 जिलों में से 7,793 ऐसी स्कूलें हैं जहां पर केवल एक शिक्षक के दम पर पहली से लेकर 8वीं तक की और प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं संचालित हो रही हैं। यानी सिर्फ एक शिक्षक के दम पर 7,793 स्कूलें मध्य प्रदेश में चल रही है। वहीं विंध्य की अगर बात करें तो विंध्य क्षेत्र में 1,747 ऐसे स्कूलें हैं जहां पर एक शिक्षक है और 554 स्कूलें ऐसी हैं जहां शिक्षक ही नहीं है। एक डेटा और है, जहां सिंगरौली जिले की बात करते हैं, जहां से कहते हैं कि बहुत बिजली बनाई जाती है, बहुत रेवेन्यू सरकार को मिलता है, तो सिंगरौली जिले के लिए बजट भी डिसाइड होता होगा कि वहां का जो प्राकृतिक चीजें वहां से निकल के आ रही हैं, तो उस पर सिंगरौली जिले की बात आती है कि ऊर्जा धानी कहा जाता है। इसके आंकड़े ये बताते हैं कि प्रदेश भर में 0 और 1 टीचर वाले जो हैं, उसमें सिंगरौली नंबर 1 पर है। पूरे मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला नंबर 1 पर है 1 और 0 टीचर वाले स्कूलों में। यहाँ पर 1 टीचर वाले 552 स्कूलें हैं और 244 ऐसी स्कूलें हैं जहां पर एक भी टीचर नहीं है। यानी 244 स्कूलों में टीचर नहीं है। जहां टीचर नहीं है वहां बच्चे कैसे होंगे? नाम के लिए तो सरकार ने कह दिया है कि 50 से अधिक बच्चे होने चाहिए, 40 से 50 से अधिक बच्चे होने चाहिए। ये भी राष्ट्रीय स्तर पर तो ये भी है कि 40 बच्चों के लिए 1 टीचर उपलब्ध कराए जाए। वहीं देश में ये भी कहा जा रहा है कि 10 लाख शिक्षकों की कमी है। प्रदेश में, अपने मध्य प्रदेश में 80,000 से ज्यादा पोस्टें खाली हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो निकाला जा रहा है कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है टीचरों की कमी के कारण। और एक बात और रखी गई यहाँ पे, अमित जी ने ये बात रखी कि अगर टीचर अर्निंग ज्यादा करता है, पैसे ज्यादा पा रहा है, तो हर कोई शिक्षक बनना चाहेगा। मेरा ये कहना है कि शिक्षक बनने की चाहत तो अभी भी बहुत लोगों में है। इस पर भी हमारे विंध्य फर्स्ट से एक स्टोरी गई है कि जो लोग शिक्षा के स्तर पर उन्होंने एग्जाम दिए, लेकिन पोस्ट ना होने की वजह से उनकी भर्ती नहीं हो पाई। तो इस चीज में भी है कि टीचर लोग, ऐसा नहीं है कि टीचर लोग मजबूरी में नहीं बन रहे हैं, मेरा ये नहीं कहना है। टीचर, सही बात है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो लास्ट ऑप्शन होता है। लड़कियों को भी कहा जाता है कि अभी अगर ग्रेजुएशन कर रही हो, मास्टर्स कर रही हो, तो कहीं थोड़ा बहुत 2-4 घंटे देके पढ़ाना भी सीखो, तो थोड़ा खुद का खर्चा निकल आएगा। तो ये हम सुनते हैं, इससे मैं एकदम वाकिफ हूँ, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन अभी भी टीचर किसी भी तरह से बनना चाहे, लेकिन लोग बनना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल रही। तो एक तरह से प्रशासन को देखा जाए। दूसरी चीज की अर्निंग की बात, अगर टीचर ज्यादा अर्निंग करता है तो लोग टीचर बनना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक ज्यादा हो रहे हैं, उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से ठेके पे सारी चीजें चल रही थी, अभी भी चल रही है, ठेके पे ही सारी चीजें मध्य प्रदेश में चल रही हैं, उसी तरह से जो अतिथि शिक्षक होते हैं वो भी एक तरह से वहां पर कुछ समय के लिए रखे जाते हैं कि कुछ समय के लिए रख रहे हैं, उन्हें मिनिमम पेमेंट जो है वो दी जाती है। तो एक तरह से सोचा जाए कि अगर उन्हें मिनिमम पेमेंट दी जा रही है तो वो बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उनका भी मन नहीं लगेगा पढ़ाने में। तो अतिथि शिक्षकों के लिए भी बात अगर की जाए तो उन्हें नियमित करना चाहिए, क्योंकि अगर पद खाली है तभी वो पढ़ा रहे हैं।
ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा उन्हें दिया जा रहा है कि आप एक्स्ट्रा पोस्ट है, आप उस पे आगे पढ़ाइए। ऐसा नहीं है, पोस्ट खाली है इसीलिए वो पढ़ा रहे हैं। तो या तो अगर उनमें गुणवत्ता है, एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन्हें नियमित किया जाए। और दूसरी चीज़ कि ये जो अर्निंग वाली चीज़ है, तो जहाँ पे सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षक हैं, उन्हें भी 50,000 से ज़्यादा की सैलरी लगभग मिलती है। 50,000 या उसके आस-पास की सैलरी मिलती है। लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति होती है बच्चों को पढ़ाने की, वो अब खत्म हो गई है। जैसे कि अमित जी ने ये भी कहा कि पहले भी पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते थे। तो पेड़ के नीचे जब बच्चे पढ़ते थे तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं, पढ़ी नहीं है लेकिन मैंने वो चीज़ें देखी हैं कि जब गुरु शिक्षा दे रहे होते हैं तो उन्हें अपने छात्रों से क्या उम्मीदें होती हैं। और अब जब गुरु शिक्षा देते हैं तो उन्हें अपने छात्रों से क्या उम्मीदें होती हैं। तो उस समय में और इस समय में काफ़ी फ़र्क हो गया है। जहाँ कॉम्पिटिशन की बात करें तो अब अगर हम पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं या फिर ऐसे वातावरण में पढ़ते हैं, तो आज हमारा स्तर ऐसा ही रहेगा कि जब हम इस क्षेत्र से बाहर निकल के जाएँगे, तो हम अपने आप को आँकना शुरू कर देंगे कि हम कहाँ पर हैं। हमने क्या पढ़ाई की है, हमारा स्तर क्या है और बाहर के बच्चों का क्या स्तर है। तो इस स्तर को मेंटेन करने के लिए कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया का दौर है, मेक इन इंडिया का दौर है, तो इसमें अगर सरवाइव करना है, जैसे कि सर ने ये भी कहा अमित जी ने कि बीई का बच्चा होता है उसे भी कुछ चीजें नहीं आती हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि जब हमारा बेस कमजोर है, बेस में ही हमें अच्छी चीजें नहीं मिली, तो हम अच्छे संस्थान में सबसे पहले तो एडमिशन ही नहीं पा सकेंगे, इतना कंपटीशन बढ़ गया है। और अगर हमें एडमिशन मिल जाता है तो हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और रही बात अगर बेस कमजोर है तो हम अच्छी संस्थानों में एडमिशन नहीं पाते, जिसकी वजह से हम ऐसे संस्थान में जाते हैं कि अब बस जो है लास्ट ऑप्शन है यही कर लेना है। और स्किल की बात करें तो जैसे कि विंध्य क्षेत्र में संस्थानें तो आ रही हैं धीरे धीरे करके, लेकिन वहां पे स्किल अभी भी नहीं दी जा रही है। अगर चाहे वो मैनेजमेंट क्षेत्र की बात की जाए युवाओं के लिए, चाहे वो एकेडमिक क्षेत्र की बात की जाए, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स की बात की जाए, अभी भी प्रैक्टिकल चीजों को लेकर और स्किलफुल इंडिया कहते हैं कि स्किल्स अब देने का काम होगा, तो उस पर अभी भी पूरी तरह से काम हो नहीं रहा है। जी, उर्वशी जी ने बातें बताई हैं और वो लगातार क्षेत्र में रहती हैं। उन्होंने बात की है, ये अतीत शिक्षा की बात हो या जो तैयारी करने वाले युवा हैं शैक्षणिक कार्य के लिए उनकी बात हो, वो सभी की बातें सुनती हैं और सभी की बातें वो रख रही हैं कि लोग हर तरह से हैं, स्थितियां अलग अलग तरह की हैं, लेकिन जरूरत है कि सब समायोजित हो और व्यवस्थित हो और स्तर सुधरे। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार के लिए प्रयास हो, पहल हो। उसमें हम अपने जो विशेषज्ञ हैं उनके मत ले रहे हैं, अपने दर्शकों के मत भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें, अपने सुझाव लिखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अमित जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे और साथ ही आपसे ये प्रश्न भी है कि जो ये स्थिति निकल रही है, जो बातें निकल रही, जो उर्वशी जी ने बात रखी है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उर्वशी की बात ठीक है, मैं भी उससे सहमत हूँ कि आज पेड़ के नीचे नहीं पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, वो तो आवश्यक है ही, मैंने उसको डिनाई नहीं कहा है, डिनाई नहीं किया, पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी ही है, वो तो कंपलसरी है, बट पहले ऐसा हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे फादर्स पढ़ते थे तो उनके जो मतलब मैं दो चीजों को कहूंगा। पहले जो टीचर थे शायद या निश्चित रूप से हमारे पिताजी और हम में भी डिफरेंस आया है, अब हमारी आगे वाली जनरेशन में भी डिफरेंस आया है। जो गुरु का गुरुत्व था वो कहीं ना कहीं कम होता चला गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, निश्चित रूप से इसको समझना पड़ेगा। और टीचर आज प्रोफेशनल हो गया है, टीचर आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा फोकस कर रहा है। जैसे अभी उर्वशी ने कहा कि रेगुलर टीचर हैं, उनकी सैलरी अच्छी है, शायद 50+ हो, 60+ हो, 70+ हो, इवन बहुत सारे लोग तो 1 लाख के आसपास भी सैलरी उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सैलरी तो मिल रही है, जो रेगुलर टीचर हैं उनको मिल रही है, लेकिन जो उनका इंटरेस्ट है पढ़ाने का वो खत्म होता जा रहा है। उसका कारण यही है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर इस टाइप का नहीं है कि प्रशासनिक प्रेशर नहीं है
या तो उन्होंने अपनी पैठ बना ली है, या वो ऐसे पद में पहुंच गए हैं जहां उनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई है नहीं, या हमारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इवन जो आपका अतिथि शिक्षक है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है रेगुलर टीचर की जगह पे, है ना, रेगुलर टीचर की अपेक्षा वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। हाँ, उसके पास रिसोर्स नहीं है, उसके पास क्राउड इतना ज्यादा है। अब जैसे इन्होंने बताया कि एक लाइन पे फर्स्ट बैठा है, एक लाइन पे सेकंड क्लास का, एक लाइन में थर्ड क्लास का, 5 लाइन में 5 कक्षा के बच्चे बैठा दिया आपने। अब वो किस कक्षा के बच्चों को पढ़ाएगा? ये कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़ा दे जो पांचों क्लास के लिए हो जाए? तो उसके साथ तो ये प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं, और शिक्षकों की कमी तो आपने आंकड़ा बताया, मैं फिगर्स को नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ शिक्षकों की कमी तो है ना। आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, आंकड़ों को मैं नहीं जानता हूं, तो उर्वशी के आंकड़ों से मैं सहमत हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा, इन आंकड़ों को भरने के लिए प्रशासन को काम करना चाहिए। जब तक आप शिक्षक नहीं देंगे, युवा बेरोजगार है, उसके हाथ में जब तक आप काम नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं आप बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे? क्राइम को बढ़ावा देंगे, निगेटिविटी को बढ़ावा देंगे, क्रिएटिविटी खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती तो है कि शिक्षक नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, शिक्षक मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। देखिए, बड़ी बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीनों की जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की थी, शासन की थी। कहीं ना कहीं प्रशासन कमजोर हुआ, हम निजीकरण में चले गए, निजी स्कूल अस्तित्व में आ गए। मैं ये नहीं कहता निजी स्कूलों को खत्म कर देना चाहिए, मैं बिल्कुल इस की तरफ नहीं इशारा कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि शासन कमजोर हुआ, शासन शिक्षा नहीं दे पाया, इसलिए निजी स्कूल अस्तित्व में आ गए। हमारे पिताजी ने गढ़ स्कूल में, गढ़ हायर सेकेंडरी से उन्होंने हायर सेकेंडरी की, इसके बाद वो आगे की एजुकेशन के लिए शहर आ गए, ठीक है। लेकिन क्या हम वहां पढ़ पाए? हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया गया। देन हम उसके आगे बढ़े, हमारे बच्चे हुए या हमारे बच्चे होंगे, तो हम उनको कहाँ पढ़ाएंगे? हम उनके लिए और हायर बढ़ते चले जाएंगे। देन स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य में हम, प्रशासन हमारा कमजोर हुआ, हम इस प्रशासन कमजोर हुआ तो हम निजी अस्पतालों की तरफ रुख कर लिया हमने। सुरक्षा की भी यही स्थिति है। जब हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों की महिलाएं जब निकलती हैं, वो सुरक्षित नहीं होती हैं। हम खुद बैंकों से निकलते हैं, सुरक्षित नहीं होते हैं, तो हम सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं, हम अपने संस्थानों में सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं। तो ये असफलता किसकी है? असफलता हमारी नहीं है, असफलता है प्रशासन की। प्रशासन असफल हुआ है शिक्षा देने में, स्वास्थ्य देने में और सुरक्षा भी देने में। निश्चित रूप से इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि हम वीक हुए हैं, हम कमजोर हुए हैं, हम आज विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं और हम अपने गुरुत्व को खत्म करते जा रहे हैं और शिक्षक को लाते जा रहे हैं। गुरु खत्म हो गया, गुरु तो अस्तित्व में रहा नहीं, शिक्षक आ गया तो शिक्षक प्रोफेशनल हो गया, शिक्षक प्रोफेशनल हो गया तो उसने स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिया, उसने कोचिंग की तरफ कर दिया, कोचिंग पढ़ाने लगा और वो कोचिंग पढ़ा के एक्सयूवी खरीदने लगा, स्कॉर्पियो खरीदने लगा, जिधर मैं पॉइंट आउट कर रहा था, है ना। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो हमारा बच्चा था, जिसके पास, जो आर्थिक रूप से कमजोर था, वो क्या करे? तो वो उसने क्या किया कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया कि चलो ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अब वहां भी वही स्थिति बनती जा रही है, वहां भी वही स्थिति निर्मित हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं और जिनसे हम भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में हमारे लिए ये बच्चे मिसाइल बनाएंगे, ये बच्चे हमें अच्छी चिकित्सा देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो भ्रम है ये टूट जाएगा आने वाले निकट भविष्य में। और इसका पूरी जिम्मेदारी, बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो हमारे प्रशासन की होगी, हमारे नेताओं की होगी, हमारी सरकारों की होगी। और देखने को मिला है अखंड जी, मैंने जो इतिहास पढ़ा है अभी तक,
और आगे जो देखता जा रहा हूँ, ये सरकारें चाहती है कि आवाम कमजोर रहे, हमारे युवाओं के अंदर प्रश्न ना आए। प्रश्न कब नहीं आएगा? जब उसके अंदर बौद्धिकता खत्म कर दी जाएगी। तो ये बौद्धिकता खत्म करने का एक मिशन चल पड़ा है कि हमारे युवाओं में बौद्धिकता जनरेट ना हो, बचपन से उसकी बौद्धिकता को समाप्त किया जा रहा है। तो आप देखिए, जितनी कमजोर आवाम होगी उतनी मजबूती से सरकार हमारे ऊपर शासन कर पाएगी। और जब हमारी आवाम, हमारा युवा, हमारे पढ़ के निकला हुआ विद्यार्थी जब वो मजबूत होगा, उसका बौद्धिक स्तर मजबूत होगा, तो वो प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न पूछेगा तो उसका जवाब प्रशासन के पास होगा नहीं, शासन के पास होगा नहीं। तो क्या करेगा? उसने नींव कमजोर कर दी, उसने पिलर ही कमजोर कर दिया कि आप मजबूती से खड़े ही नहीं हो पाओगे, आप अपनी बात को कह ही नहीं पाओगे, बौद्धिक स्तर ही आपका इतना मजबूत नहीं होगा कि आप अपनी बातों को कह पाओगे। जब आप अपनी बात कह नहीं पाओगे, तो जैसा जैसा शासन चलाएगा वैसा आप चलोगे। आपको जीवित रहना ही एक टास्क मान लिया जाएगा, या ऐसा मान लिया जाएगा कि आप जीवित हो, आज आपने जीवन जी लिया, आज आपने भोजन कर लिया, आज आपने कपड़े पहन लिए, तो ये आपकी सफलता है। इसको सफलता का मापदंड बना दिया जाएगा फ्यूचर में। उर्वशी ने एक बात कही कि ये ठेके पे चल रहे हैं, तो ठेके पे तो जाने वाले हैं। ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करके मैं बता रहा हूँ, युवाओं को भी बता रहा हूँ, और कहना जानते आप भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है निकट भविष्य में जितनी भी सरकारी संस्थान है वो सब निजीकरण की तरफ चले जाएंगे। इन्हीं जो ये सीएम राइज और ये है ना, ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है ना, ये क्या किया जाएगा? ये किसी न किसी फाउंडेशन को दे दिया जाएगा, और वो फाउंडेशन क्या करेगा? वो फाउंडेशन जैसे जो ब्लड निकालता है ना, और कब तक निकालता है अखंड जी? जब तक उसके शरीर से जान नहीं निकल जाती, तब तक इन फाउंडेशंस के माध्यम से ये नर्सरी से लेके 12th तक की एजुकेशन ये दिलाएंगे, और वो फाउंडेशन हर चीज का पैसा चार्ज करेगा। और जो हम अभी फोकट की रेवड़ी खा रहे हैं ना, ये रेवड़ी खाते खाते हमारी स्थिति ये हो जाएगी, हमको ये लगेगा कि ये जीवन हमने जी लिया, इस धरा पे आए और जीवन जी लिया, ये बहुत बड़ा टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में पूरी तरह से शिक्षा मुक्त हो जानी चाहिए। फ्री में आप एजुकेशन दीजिए, फ्री में स्वास्थ्य दीजिए, तो बाकी चीजें बंद कर दीजिए। भोजन मत दीजिए फ्री में, आप उसको इस काबिल बना दीजिए कि वो अपना भोजन कमा पाए। आप उसको यूनिफॉर्म मत दीजिए, यूनिफॉर्म खरीदने के लायक बना दीजिए उसके पेरेंट्स को। आप राशन मत दीजिए फ्री में, कोई जरूरत नहीं है। आप फ्री फोकट में ये लाडली बहना या जो भी स्कीम चलती है, नाम नहीं लेना चाहिए उन स्कीमों का, पर ये फोकट में ये देना बंद कर दीजिए। केवल उस बहन के बच्चे को, उस भांजे भांजी को आप अच्छी एजुकेशन दे दीजिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन दे दीजिए, उसको डिजिटल बोर्ड में वो वीडियो के साथ, उस एनिमेशन के साथ आप पढ़ा दीजिए, ताकि इसको फ्री फोकट में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी रोजी रोटी कमा है, और मुझे नहीं लगता कि वो अपने स्वाभिमान को, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप फ्री फोकट में वो व्यवस्थाएं लेने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान को गिरवी रखने जा रहे हो। हमारे गांव में एक हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने मेरा आधार और मैंने एक बार मांगा, मैंने उनसे कहा कि किसी सरकारी योजना में मेरा नाम मत जोड़ दीजिएगा। इसलिए मत जोड़ दीजिएगा, गरीबी का टैग लेके मैं नहीं जीना चाहता। मैं किसी भी तरह से अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखना चाहता। तो मुझे लगता है कि भारत का हर नागरिक यही चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो करे क्या? उसके स्वाभिमान को बिल्डअप नहीं होने दिया गया, बनाने नहीं दिया गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमें फ्री का कुछ भी मत दीजिए, केवल शिक्षा दे दीजिए और स्वास्थ्य दे दीजिए। 50% से ऊपर का भ्रष्टाचार भी यहीं खत्म हो जाएगा अखंड जी। और बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे तो इस चीज की बड़ी पीड़ा है। आप निजी संस्थान को रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। निजी संस्थानों को आप ग्रेडिंग कर दीजिए, ABCDE कैटेगरी, जो कैटेगरी देना हो वो कैटेगरी दे दीजिए, और आप वहां पर एंट्रेंस टेस्ट कर दीजिए। क्या आपके बच्चे को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा? एक क्वालिटी में आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, आपका बच्चा काबिल है, उसको दीजिए।
उसकी काबिलियत, उसके आय प्रमाण पत्र से मत आंकिए, बच्चे की गुणवत्ता से आंकिए, और है तो उसको ए ग्रेड के संस्थान में उसका एडमिशन कराइए और उसको ए ग्रेड की शिक्षा दीजिए, और उस संस्थान को जो आप ये पैसा बांट रहे हो, रेवड़ी बांट रहे हो, उस पैसे को आप उस संस्थान को दीजिए, उस संस्थान के डेवलपमेंट में दीजिए और निजी संस्थान को एक्वायर कीजिए। मुझे नहीं लगता कोई स्कूल का संचालक, निजी कॉलेज का संचालक इस चीज से डिनाई करेगा। अगर संस्थान व्यवस्था दे रहा है तो आप व्यवस्था बच्चों को दिलाइए और संस्था की शासन की तरफ से इसको उपलब्ध कराइए, उसको मूलभूत सुविधाएं दीजिए, उसको पैसे उपलब्ध कराइए, उसके टीचर्स को सैलरी उपलब्ध कराइए। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं हम कमजोर होंगे और विश्व गुरु बनने से हमें कोई रोक पाएगा। तो ये चीजें मेरे हिसाब से करना चाहिए। जी, अमित जी ने अपनी बात रखी है यहाँ पर और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने जोड़ा है और क्या हो सकता है ये भी उन्होंने बताया है। चर्चा हमारी लंबी चली है और समाप्ति का वक्त हो चुका है। हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपने सुझाव लिखें, अपने प्रश्न लिखें, अपनी बातें लिखें हमारे कमेंट बॉक्स पर, हमारी ईमेल आईडी में आप अपने मैसेज भेज सकते हैं। साथ ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी आवाज है, आपके लिए बात है। आप अपनी बात को जितनी दूर तक पहुंचाएंगे उतनी मजबूती से इन समस्याओं का हल होगा और इस स्थिति में सुधार होगा। महत्वपूर्ण चर्चा है, शिक्षा महत्वपूर्ण विषय है। हम किसी और दिन फिर से इसमें चर्चा करेंगे, अमित जी को भी जोड़ेंगे। अमित जी का जो अनुभव है, उससे जो बातें आ रही हैं वो हमारे दर्शकों की ही बीच की बातें हैं और इसमें यदि विचार होगा तो एक सार्थक परिणाम निकल सकता है। उर्वशी जी ने भी क्षेत्र की बात रखी है यहाँ पर और उन बातों में भी ध्यान देना जरूरी है। जो भी दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं वो इन बातों को सोचें, समझें और अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने प्रशासनिक अधिकारियों से प्रश्न जरूर करें, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं है। आप प्रश्न करते रहेंगे तो आपकी समस्याओं के हल होंगे। अपना पंच शो में हमारे साथ अमित जी जुड़े, उन्होंने महत्वपूर्ण बातें रखी हैं यहाँ पर। अमित जी का धन्यवाद। हमारे साथ उर्वशी मिश्रा जी जुड़ी, उन्होंने क्षेत्र की बात रखी है। उर्वशी जी का धन्यवाद। आज के लिए अपना पंच शो में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।